भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 13, टेक्स्ट 34। ठीक है, चैप्टर 13, टेक्स्ट 34। यथा प्रकाशयत्येका कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारतः। अब लोग रिपीट कीजिएगा। यथा, एज, प्रकाशयन्ती, इल्यूमिनेट्स, एकः, वन, कृत्स्नम, कृत्स्नम, द होल, लोकम, यूनिवर्स, इमम, दिस, रविः, सन, क्षेत्रम, दिस बॉडी, क्षेत्री, द सोल, तथा, सिमिलरली, कृत्स्नम, कृष्णम नहीं, कृत्स्नम, हाँ, ऑल, प्रकाशयन्ती, illuminates, भारता, ओ सन ऑफ भरत। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। ट्रांसलेशन, अभी ये इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन और परपट है, उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसी बेस्ड हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रांसलेशन, ओ सन ऑफ भरत, एज द सन alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminates the entire body by consciousness. ठीक है, परपट। There are various theories regarding consciousness. Here in Bhagavad Gita, the example of the sun and sunshine is given. As the sun is situated in one place but is illuminating the whole universe, so a small particle of spirit soul, although situated in the heart of this body, is illuminating the whole body by consciousness. Thus, consciousness is the proof of the presence of soul, as sunshine or light is the proof of the presence of sun. When the soul is present in the body, there is consciousness all over the body. As soon as the soul is passed from the body, there is no more consciousness. This can be easily understood by any intelligent man. Therefore, consciousness is not a product of the combinations of matter. It is the symptom of the living entity. The consciousness of the living entity, although qualitatively one with the supreme consciousness, is not supreme, because the consciousness of one particular body does not share that of the another body. But the supersoul, which is situated in all bodies as the friend of the individual soul, is conscious of all bodies. That is the difference between supreme consciousness and individual consciousness. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर हम सामान्य रूप से अपनी चीज़ों को लेकर, खुद को लेकर कॉन्शियस नहीं है तो कृष्णा कॉन्शियस भी नहीं हो पाएंगे। सो फर्स्ट बी कॉन्शियस, देन कृष्णा कॉन्शियस, है ना। तो
हमारा जीवन ऐसा ना हो कि पूरा दिन निकल गया और हमने क्या किया उसके लिए हम कॉन्शियस नहीं। तो हर छोटी छोटी चीज के लिए हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। जैसे कि हमारा रूम है, तो रूम हमारा साफ है या नहीं है, अगर हम अनकॉन्शियस हैं तो पूरा दिन निकल जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा हम साफ रूम में रह रहे थे गंदे रूम में रह रहे थे, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियस जो है, डिवोशनल सर्विस है, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले अपने सराउंडिंग में जो चल रहा है उसके हम कॉन्शियस हो जाए, वो सब प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हमको प्रभावित करता है, और हम आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये एक क्या होता है, एक एक रेसिप्रोकेशन होता है। जो हमारे जो हमारे चारों तरफ लोग होते हैं या हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है वो हमको अफेक्ट करता है। ठीक है। जैसे कि एक हम रूम में गए जो 10 दिन से साफ नहीं हुआ है, वहां बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं, और एक ऐसा रूम है जो एकदम क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन है, सब कुछ व्यवस्थित है, और वहां बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या दोनों जगह बैठ के पढ़ाई करने से सेम फोकस, कंसंट्रेशन या रिजल्ट आने वाला है, या अलग अलग आएगा? बताइए। क्यों आएगा अलग अलग? क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है। वो इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, हमको अफेक्ट कर रहा है। करेक्ट। अगर उसको अगर मोड ऑफ गुडनेस बोले या मोड ऑफ इग्नोरेंस बोले, तो इन्वायरमेंट से हम प्रभावित होते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट की अपनी एक क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है। तो फर्स्ट बी कॉन्शियस, देन कृष्णा कॉन्शियस। जैसे कि कोई डस्टबिन है, किसी की क्लीनिंग करने की सेवा है जिसने बहुत समय तक क्लीनिंग नहीं किया, या प्रसाद सर्विंग सेवा है, प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं तो वो गिर जा रहा है, हम कॉन्शियस नहीं है, हम अनकॉन्शियस ही हैं, है ना। तो वो हमारी अनकॉन्शियसनेस बाहर दिखेगी, होता है कि नहीं। और अगर हम चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर है, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्ट होगी आसपास की इन्वायरमेंट। तो आप देखो, अलग अलग रूम में जाओ, अलग अलग रूम की क्या होती है, अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है कि नहीं होती। वो कॉन्शियसनेस किस पे डिपेंड करती है, उस रूम में रहने वाले लोगों की कॉन्शियसनेस कैसी है। तो ये जो टॉपिक है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, और आसपास का एनवायरनमेंट हमें प्रभावित करता है, आज ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो क्या है कॉन्शियसनेस? तो भगवान भगवत गीता के जो हमने श्लोक पढ़ा, 13 चैप्टर 34 वर्स, क्या बोल रहे हैं, एज द सन ऑल एलोन इल्यूमिनेट्स ऑल दिस यूनिवर्स। तो सन क्या है, एक जगह है, ठीक है, ईस्टर्न हॉरिजन, ईस्ट डायरेक्शन में सन है, लेकिन उसकी लाइट कहाँ हो रही है, सभी जगह पहुंच रही, ऑल परवेडिंग, सभी जगह पहुंच रही। ठीक है। उसी तरह से जो सोल है, आत्मा है, वो कहाँ पर है, इन द रीजन ऑफ हार्ट, हार्ट के रीजन में है, और वो वहां से क्या छोड़ रही है, कॉन्शियसनेस। तो सन के थ्रू क्या आ रही है, लाइट, जो लाइट क्या है, ऑल परवेडिंग। उसी तरह से बॉडी में, हार्ट में सोल है, और सोल के थ्रू क्या स्प्रेड हो रहा है, कॉन्शियसनेस। ठीक है। ओके। तो जो कॉन्शियसनेस है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मैटर की कॉम्बिनेशन से कॉन्शियसनेस नहीं होते, कि हमने केमिकल कंपोजिशन किया और उससे चेतना आ गई, है ना। अगर कॉन्शियसनेस आती तो क्या होता कि एक, जैसे एक कुर्सी है, दूसरी कुर्सी है, दोनों को साथ में रख दिया और 1 साल के उसको रूम में बंद कर दिया,
और दोनों कुर्सी साथ में है। जब 1 साल के बाद रूम खोला तो छोटी कुर्सी मिली साथ में, ऐसे एक छोटी बच्चे वाली कुर्सी साथ में मिली। ऐसा होगा? नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? डल मैटर। इसको ऐसे करेंगे तो ये कुछ बोलेगी? आप में से किसी के गाल में ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ी देर तो क्या होगा? इरिटेट होंगे ना? क्यों होंगे? क्योंकि आप कॉन्शियस हैं। करेक्ट। तो जो कॉन्शियसनेस है वो मैटर से नहीं बनती है, वो एक सोल का सिम्टम है। ठीक है। तो जो कॉन्शियसनेस है वो एक बहुत ही एक सटल एनर्जी, बहुत ही सूक्ष्म एनर्जी को क्या बोलेंगे? शक्ति है, ये ऊर्जा है, जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है? परमिएट, पूरी बॉडी को अ, पूरी बॉडी में परमिएट होती है। वो कॉन्शियसनेस हर जगह जाती है, वो कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस हमारी होती है वो हर सेल में जाती है, और उस कॉन्शियसनेस के कारण वो सेल क्या होती है? लिविंग होती है। जैसे कि कभी एक्सीडेंट होता है तो एकदम से क्या होती है? वो उंगली में चोट लगी और स्किन क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो स्किन कैसी होती है? वो डेड होती है। होती है ना, डेड स्किन हो गया या डेड लिम्ब हो गया या डेड कुछ निकल जाता है, तो उसका वो कॉन्शियस नहीं है। तो हमारे बॉडी के हर सेल में, इवन हर स्किन पोर से कॉन्शियसनेस क्या होती है? परमिएट होती है। उसको बोलते हैं उस व्यक्ति का ऑरा, उसे बोलते हैं ऑरा। ऑरा को क्या बोलेंगे? समझ गए ना ऑरा, है ना? तो उस व्यक्ति का ऑरा क्या है, उसकी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है ना? इसीलिए आप देखिए जो क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे जो सेंटली पर्सन होते हैं उनके जो पिक्चर होता है उसकी तरफ ऑरा दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। देखा आपने? या ऐसे कई सेंट्स होते हैं उनकी आप पिक्चर्स देखो तो क्या होता है? एक वो लाइट दिखती है, ऑरा दिखती है। वो ऑरा क्या है? ऑरा है उनकी प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो जैसे कि अ, शिला प्रभुपाद जी के कई शिष्यों को देखकर बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है कि ये लोग हिप्पी थे, इतना अपना जीवन वेस्ट कर रहे थे, सभी तरह के पाप कर रहे थे, एकदम डल थे, है ना, लो डिग्रेडेड थे, लेकिन आज इतने ब्राइट दिखते हैं, है ना, इतने खुश लगते हैं, इतने इंथुसियास्टिक लगते हैं, इतना एनर्जेटिक लगते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि इनका जो जो फेस है उसमें इतना ब्राइटनेस आ गया, या उनमें इतना एनर्जी आ गया, उनमें इतना प्योरिटी आ गया? क्यों आया ऐसा? क्योंकि जिस तरह की कॉन्शियसनेस होती है उस कॉन्शियसनेस को हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। तो अभी वो एक स्तर पर स्पिरिचुअलिटी को समझे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर जो लोअर टेंडेंसीज थी, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, वो सब जा चुकी है। तो वो क्या लग रहे हैं? ब्राइट लग रहे हैं। देखा आपने? कोई अगर कोई सेंटली पर्सन को आप देखेंगे, कोई सन्यासी आएंगे तो सन्यासी होंगे 60-65 ईयर, लेकिन बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे वो। होता है कि नहीं? एज है 65-70। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी की अगर पिक्चर्स देखें तो प्रभुपाद जी कितने ईयर, कब उन्होंने मूवमेंट चालू किया? 69-70 में, है ना? तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ही 71 या 72 ईयर के थे। तो एक 16 ईयर की कोई माता जी थी जिनका आगे नाम हुआ कौशल्या देवी दासी। तो बोलती है 16 ईयर की वो माता जी हैं और प्रभुपाद जी हैं 72 ईयर, और वो क्या बोले कि मुझे प्रभुपाद जी से प्रेम हो गया। कितना डिफरेंस। तो ये जो प्रेम है वो किस लेवल पर है? वो स्पिरिचुअल लेवल पर, वो मटेरियल कॉन्शियसनेस में नहीं है। जिस तरह से एक मटेरियल वर्ल्ड में एक मेल फीमेल अट्रैक्शन होता है, वो किस पे होता है? बॉडीली प्लेटफॉर्म पर होता है। इसीलिए वो जो प्रेम होता है वो हमारी कॉन्शियसनेस को नीचे खींचता है वो। लेकिन जो सेंटली पर्सन है उनसे जो अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है,
वो हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के कई इंसिडेंट हैं। एक बार एक फोटोग्राफर थे, तो प्रभुपाद जी का वीडियो ले रहे थे वो। तो प्रभुपाद जी को, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैमरे का फ्रेम, फ्रेम बोलते हैं, लेंस, लेंस में जो स्पेस होता है, तो वो प्रभुपाद जी के ऊपर फोकस किया। अब बोले कि ऐसा लग रहा है बहुत सारी लाइट लगा दी यहाँ पर, रूम में बहुत सारी लाइट लगी है। तो उन्होंने क्या किया, कैमरे से जो लेंस था उससे अपने आप को हटाया, तो देखा रूम तो वैसे ही है, कोई एक्स्ट्रा लाइट भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कोई लाइट सोर्स नहीं है। फिर उन्होंने उससे देखा, तो देखा प्रभुपाद क्या लग रहे हैं, बहुत ब्राइट लग रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस क्या है, बॉडीली लेवल पे नहीं है। जितनी कॉन्शियसनेस शरीर के स्तर पे होगी, बॉडीली लेवल पे होगी, उतने हम डल होंगे। और जितनी हमारी कॉन्शियसनेस सोल प्लेटफॉर्म पर होगी, आत्मा के स्तर पे होगी, उतना क्या होगा, इफल्जेंट। हाँ, ये वर्ड सही है, इफल्जेंस। ऐसा लग रहा है कि लाइट निकल रही है। तो ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी एक बार एयरपोर्ट पे उतरे, और वो होती है ना एलिवेटर, तो एलिवेटर से नीचे आ रहे थे, और जब नीचे आ रहे थे तो उनके उनके डिसाइपल कीर्तन कर रहे थे। तो उनमें से एक साधारण व्यक्ति, एयरपोर्ट पर एक ऐसे साधारण व्यक्ति थे, तो बोलता है, ही इज ग्लोइंग, ही इज ग्लोइंग, ये ग्लो कर रहे हैं। नया व्यक्ति, वो पहली बार प्रभुपाद जी को देखा, वो क्या बोल रहा है, ही इज ग्लोइंग। तो ये क्या क्या है, ये ऑरा। ऐसी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की अपनी ऑरा होती है, आप उसके साथ बैठोगे तो सारी निगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस क्या कर रहा है, ये परमिएट कर रहा है, बॉडी से निकल रही है उसके। एक और एग्जांपल, पुलिसमैन, प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और वहां से पास में एक पुलिस निकल, दो पुलिसमैन निकलते हैं, और पुलिसमैन जब निकल जाते हैं तो बोलते हैं, लुक, दैट मैन इज ग्लोइंग, वो ग्लो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने सुना हो, मतलब एक साधारण व्यक्ति भी जब किसी सेंटली पर्सन को देखता है, जो रियल सेंस में सेंटली है, तो वो परसीव कर पाते हैं कि एक अलग ऑरा है, एक अलग डायमेंशन है। क्यों है वो, क्योंकि वो शरीर के स्तर से निकले हुए हैं, वो मन के स्तर से निकले हुए हैं, वो आत्मा के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। तो इसी तरह से अ, आपने अनुभव किया होगा, अगर जैसे आप रूम में रह रहे हैं, और रूम में दो, आप हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके बीच में झगड़ा होगा, और दोनों रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, और टेंस हो जाता है। आप अपनी टेबल पे बैठे हैं, सॉरी चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पीछे बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन मन में क्या चलेगा, वो वैसे एंजाइटी चलती रहेगी, है ना, ऐसे गुस्सा आता रहेगा। भाई वो अपने उधर देख रहा है, तो तुम अपना उधर देख रहे हो, लेकिन वो क्यों है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, अभी कंटेमिनेटेड है। उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, उसमें एंगर है, एनवियसनेस है, और दोनों एक ही रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम कैसा हो गया, वो उसकी जो जो एयर हो गई, वो भी कैसी हो गई, कंटेमिनेटेड हो गई। होता है कि नहीं, ये फील किया है क्या आप लोगों ने, है ना। तो इस तरह से, हाँ, तो जिस तरह से एक सेंटली पर्सन का एक ऑरा होता है, उसी तरह से जो बहुत लस्टी है ना, एनवियसनेस है, ग्रीडी है। आप देखो, अभी आप धीरे धीरे इसको फील करोगे, कभी आप ट्रेन में जाओ, ठीक है, ट्रेन में आपको ऐसे लोग मिल गए जो दिन भर खा ही रहे हैं बस, और फालतू की बात कर रहे हैं, और आप वहाँ बैठे हुए हैं, है ना, अनइंटेंशनली आपको सुनना पड़ रहा है उनकी बात, तो आपको क्या लगेगा, अजीब सा लगेगा, लगेगा यार अपनी जगह चेंज करो यार, और दूसरी जगह जाके बैठ जाओ। तो अगर आप, जैसे एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो उस मॉर्निंग वॉक में बहुत सारा कचरा, स्टूल, यूरिन ऐसी पड़ी हुई थी।
तो प्रभुपाद जी वहाँ से गुजरते हैं और उनके जो शिष्य होते हैं वो भी गुजरते हैं, और वो गंदगी देखते हैं तो प्रभुपाद जी अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। लेकिन शिष्य है, वो रास्ता चेंज नहीं करते, वो वहीं से जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लेक्चर देते हैं अगले दिन, ब्राह्मण दीक्षा के ऊपर लेक्चर था। प्रभुपाद जी लेक्चर देते हैं, अगर एसिड और एसिड है तो क्या होगा। मान लो एसिड है और एसिड है, दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा। कोई रिएक्शन होगा नहीं होगा ना? बेस है, दोनों को मिलाए तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। एसिड और बेस को मिलाए तो रिएक्शन होगा, ठीक है। तमोगुण और तमोगुण दोनों को मिला दिया तो क्या होगा। मान लो बहुत गंदगी पड़ी है, पूरा तमोगुण है, और हम भी वहीं से जा रहे हैं, तो अगर हमारे अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, इसका क्या मतलब, तमोगुण तमोगुण, नो रिएक्शन। और अगर हम सतोगुण में है और तमोगुण में जा रहे, तमोगुण के पास पहुंचे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। इतना गंदगी क्यों है, इसको साफ करो, इसको कुछ करना पड़ेगा, इस गंदगी में नहीं रह सकता मैं। करेक्ट। तो प्रभुपाद जी वहां बताते हैं कि आप लोग, हम उस रास्ते से जा रहे थे, वहां गंदगी पड़ी थी, किसी को कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ कि वो गंदा है, सब आराम से जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तमोगुण है और आप भी तमोगुण में। तो इससे एक पता चलता है कि व्यक्ति की कॉन्शियसनेस क्या है ना। ओके। इसीलिए जैसे श्रील प्रभुपाद जी कोई भी कार्य करते हैं, छोटा से छोटा कार्य करते हैं, प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे हैं, प्रभुपाद जी चल रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने भक्तों से बात कर रहे हैं, है ना, कपड़े पहन रहे हैं, वो सब क्या है, सब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। तो सब क्या लगता है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद जी जब ग्लास लेते हैं और ग्लास से पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई राजा, एरिस्टोक्रेटिक व्यक्ति है ऐसे, है ना। तो क्यों है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस क्या है, पूरी सेवा से भरी हुई है, उनकी प्योर गुडनेस में है। उसी तरह से अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जिसके अंदर पूरा एंजॉयमेंट, पूरा भोग वृत्ति भरी हुई है, तो क्या होगा, जब वो चलेगा, जब बात करेगा, बात भी करेगा तो ऐसे हिल हिल के करेगा, है ना। वो कॉन्शियस है अपने आप के लिए कि लोग मुझे कैसे नोटिस कर रहे हैं, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, जब मैं चल रहा हूँ तो लोग क्या सोच रहे हैं, मैं बैठा हूँ तो क्या चल रहा है, होता है कि नहीं। तो हम अपने अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। ओके। फिर भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं इस कॉन्शियसनेस के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। द थ्योरी दैट कॉन्शियसनेस डेवलप्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ मटेरियल कॉम्बिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेड इन भगवत गीता। कि कॉन्शियसनेस कब डेवलप होती है, जब कुछ मैटर मिलते हैं। ये गलत है। कॉन्शियसनेस में बी परवर्टेडली रिफ्लेक्टेड बाई कवरिंग ऑफ द मटेरियल circumstances just as light reflected through colored glass may appear to be certain color। तो क्या बताया, जैसे बल्ब है, ये है बल्ब, CFL लगा हुआ है, इसका लाइट कहाँ जा रहा है, पूरे रूम में जा रहा है, ठीक है। अभी उसमें रेड कलर का क्या लगा दिया, ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया, तो लाइट कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। अगर इसमें ब्लू कलर की फिल्म लगा दी तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू लाइट आएगा कि नहीं आएगा। येलो लगा दिया तो क्या आएगा, और वाइट है तो वाइट है। तो इसी तरह से अगर हमारी कॉन्शियसनेस वाइट है, प्योर है, तो उस चीज को हम रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हमारी रेड है, रजोगुण है, तो रजोगुण रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए आप किसका संग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही लस्टी हैं, है ना, बहुत एंग्री है, और बहुत ही उनकी बैड क्वालिटीज हैं। तो उनके साथ आप बैठेंगे और आपको अंदर एक स्तर का प्यूरिफिकेशन है चैंटिंग से, नियम फॉलो करने से, सुबह उठने से, तो उनके साथ आप फील कर पाएंगे कि यार मैं जब बेस में अपने किसी कलीग के साथ रहता हूँ तो मुझे एक अलग फीलिंग आती है, और जब मैं इसके साथ बैठा हुआ एक लस्टी व्यक्ति के साथ, मुझे एक अलग फीलिंग आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि आप हैं वाइट बल्ब और वो है रेड बल्ब।
तो क्या होगा, रेड बल्ब और वाइट बल्ब क्या करेंगे, अपने आप में कुछ काउंटरएक्ट करेंगे। अगर ये भी वाइट है और ये भी वाइट है तो क्या होगा, और वाइटनेस बढ़ेगी, करेक्ट। अगर मान ली ब्लैक है, ब्लैक फिल्म लगी हुई है और वाइट है, तो क्या होगा, वाइट का लाइट कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी डल हो जाएगी, होगा कि नहीं। ये साइंटिफिक है कि नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, बट द कॉन्शियसनेस ऑफ द लॉर्ड इज नॉट मटेरियली अफेक्टेड। Our consciousness at the present moment, however, is materially contaminated. The Bhagavad Gita teaches that we have to purify this material contaminated consciousness. In pure consciousness, our action will be dovetailed to the will of Ishwar that will make us happy. Okay. तो दो तरह की कॉन्शियसनेस होती है, एक है फॉल्स ईगो बेस्ड कॉन्शियसनेस, मटेरियलिस्टिक या कॉन्टेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, और एक होती है हम्बल सर्वेंट कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो दो कॉन्शियसनेस, एक है हम्बल सर्वेंट कॉन्शियसनेस और एक है फॉल्स ईगो बेस्ड मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस। अभी इसके बीच में बहुत सारे स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, किसी का कंटेमिनेशन कम है, सर्विस मूड अधिक अधिक है, किसी का सर्विस मूड थोड़ा सा है लेकिन फॉल्स ईगो अधिक है, तो ऐसे अलग अलग स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। ओके। हम्म। तो इसीलिए हमारे अंदर एक ऑनेस्टी और इंट्रोस्पेक्शन की भावना होना चाहिए कि मेरी कॉन्शियसनेस कैसी है, क्या मैं आउट ऑफ ईगो काम करता हूँ, या मैं आउट ऑफ लस्ट एंगर काम करता हूँ, या फिर मैं समझता हूँ कि भगवत गीता में ये बताया है और मुझे ये करना है। मैं पब इस तरह से अपने आप को हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करना है, सोचते रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे सोच रहे हैं, लेकिन दिन में कुछ समय सोचना है कि मैं आउट ऑफ फॉल्स ईगो कर रहा हूँ या आउट ऑफ प्योर एक सर्विस मूड में कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल किस तरह से कॉन्शियसनेस प्रभावित करती है। तो एक बार क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ थे, ऑस्ट्रेलिया की घटना है, बिल्कुल सही घटना है। ऑस्ट्रेलिया में हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ जो थी उनको चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी, है ना। उनके ड्रॉवर में बहुत सारी चॉकलेट रखी रहती थी, वो हमेशा चॉकलेट खाती रहती थी, है ना। तो एक समय ऐसा आया कि हस्बैंड की हेल्थ बहुत ख़राब हुई और लंबे समय तक हेल्थ ख़राब रही, तो उनकी एक किडनी जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, डिसफंक्शन हो गई, काम करना बंद हो गई। तो वाइफ ने क्या सोचा कि मैं अपनी किडनी डोनेट करती हूँ अपने हस्बैंड को। तो उन्होंने हस्बैंड को अपनी किडनी डोनेट किया, और धीरे धीरे जो किडनी है, जो बॉडी थी हस्बैंड की, वो उस किडनी को एक्सेप्ट करना चालू किया। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, जब वो हस्बैंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आया, तो सुबह उठे और वाइफ ने अपना ड्रॉवर खोला चॉकलेट खाने के लिए, तो देखा उसमें चॉकलेट खाली। तो सोचने लगी कि मुझे तो पूरे घर में तो मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है, और कौन खा गया। तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे पता नहीं, जब से ऑपरेशन हुआ है और जब से मैं आया हूँ, तो मुझे एक बहुत वो लगता है एकदम कि मुझे चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाना है, और मैं अचानक में चला जाता हूँ और चॉकलेट खा लेता हूँ। और कुछ दिनों के बाद धीरे 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 करके वो चॉकलेट खाने की आदत चली गई हस्बैंड की। तो इसमें बताए, एक किडनी विथ चॉकलेट कॉन्शियसनेस। अभी क्या है, कितना साइंटिफिक है ये, बॉडी है, उसमें एक डिजायर है, बहुत तीव्र डिजायर है चॉकलेट खाने की। तो वो डिजायर जो है बॉडी के हर सेल में जा चुकी है। तो जब वो किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, तो उसमें भी कॉन्शियसनेस है वो। और जब वो जो किडनी उसमें ट्रांसप्लांट हुई, तो क्या हो गई, हस्बैंड में भी चॉकलेट खाने की टेंडेंसी आ गई। लेकिन जो हस्बैंड की कॉन्शियसनेस है, वो धीरे 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 उस किडनी में भी जाने लगी, तो वो चॉकलेट खाने की आदत क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इस तरह से वो कितना कॉन्शियसनेस इफेक्ट करता है। इसलिए बोलते हैं कि अच्छे लोगों का हमें संग करना चाहिए, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस को हम ले पाते हैं। अगर हम ऐसे लस्टी एंग्री, है ना, ऐसे थर्ड क्लास लोगों का संग करेंगे तो क्या होगा,
उस कॉन्शियस से हम भी प्रभावित होंगे। ठीक है, फिर एक एग्जांपल, ये इस एग्जांपल में क्या हुआ, वाइफ की जो कॉन्शियसनेस थी चॉकलेट खाने की वो ट्रांसफर हुई और कुछ समय के बाद सबसाइड हो गई। दूसरा एग्जांपल क्या है, एक बच्चा था, छोटा बच्चा, उसको एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना था। बोन मैरो जानते हैं आप, बोन के बीच में एक वो होता है, लिक्विड होता है, उस लिक्विड के कारण ही बोन ग्रोथ होती है, उसको इम्यूनिटी मिलती है। तो उसको कुछ ऐसा डिजीज था बचपन से, उसकी बोन मैरो खराब थी। तो एक दूसरे व्यक्ति से उसकी बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया गया, और ट्रांसप्लांट होने के बाद बच्चा कैसा हो गया, चिड़चिड़ा, झगड़ालू, पूरा डिस्टर्ब, और अजीब सी हरकत करना, झगड़ा करना, वो उसका हो गया। तो सब सोचने लगे कि इसके अंदर ऐसा कैसे आ गया, ये तो बदल गया। तो जब पता चला कि बच्चा क्या है, इनोसेंट है ना, बच्चा बहुत अच्छा था, लेकिन जिससे ट्रांसप्लांट हुआ है वो व्यक्ति बहुत लस्टी था, वो बहुत एंग्री था, वो बहुत ही डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस में रहता था। तो वो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया उसके साथ उसकी कॉन्शियसनेस भी ट्रांसप्लांट हुई, लेकिन बच्चे की जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत बहुत क्या है, लिमिटेड है। इसीलिए बच्चे की कॉन्शियसनेस वो बोन मैरो की कॉन्शियसनेस को ओवर पावर नहीं कर पाई, जिससे बच्चा कई वर्षों तक डिस्टर्ब रहा, कई वर्षों तक उसका बिहेवियर वैसा रहा, अजीब सा रहा। जब बच्चा बड़ा हो गया, जब उसकी खुद की कॉन्शियसनेस बनी, तब वो उसको ओवर पावर कर पाए, तब उसको खत्म कर पाए। तो देखिए कितना सटल साइंस है, कितना इंपॉर्टेंट साइंस है ना। तो हम देखते हैं जैसे जब माता जो होती है गर्भ धारण करती है, प्रेगनेंसी होती है, तो जो बच्चा होता है माता के गर्भ में होता है, तो माता के गर्भ में मतलब उसकी पूरी कॉन्शियसनेस में तैर रहा है बच्चा। तो माँ जो इमोशन फील करेगी वही बच्चा फील करेगा, माँ जो खाएगी वही बच्चे को आएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं कि उस समय क्या होता है, रामायण है, भगवत गीता है, वैदिक शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो माता की कॉन्शियसनेस क्या होगी, अच्छी होगी, तो बच्चे की कॉन्शियसनेस क्या होगी, अच्छी होगी। अगर माँ कुछ ऐसे कार्य कर रही है ना, ऐसे मूवीज देख रही है ना, ऐसे कुछ एक्टिविटीज कर रही है, तो उससे बच्चा भी प्रभावित हो। इसीलिए वो जो कॉन्सेप्शन होता है ना, जो प्रेगनेंसी के समय पे जो केयर वाला कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है, क्योंकि जो माता की कॉन्शियसनेस होगी वही बच्चे की होगी, क्योंकि बच्चा क्या है, बहुत छोटा है ना। हाँ, तो इसीलिए माता को पहला गुरु माँ बोला जाता है। बच्चा जो होता है माँ के साथ में रहता है बचपन में, 3 4 5 6 साल तो माँ के साथ ही रहता है। तो माँ की जो कॉन्शियसनेस होती है वो बच्चे में ट्रांसफर होती है। बच्चा जो दूध पीता है, अभी साइंस में बोलते हैं कि उसमें इम्यूनिटी फैक्टर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, तो बच्चा अच्छा हो जाता है। भाई इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत सेकेंडरी बात है, लेकिन माँ का जो केयर है, माँ का जो अफेक्शन है ना, और जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो बच्चे में ट्रांसफर होती है। और फिर बच्चे को ऐसा केयर अफेक्शन मिलता है, तो आगे चल के क्या होता है, वो मेंटली स्टेबल बनता है, मेंटली स्ट्रांग बनता है, क्योंकि उसको अफेक्शन और केयर मिला है। हम वेस्ट में देखते हैं बच्चे होते हैं उनको छोड़ देते हैं, वो आया होती है या नर्स होती है ना। अभी नर्स जो है वो पैसे लेके केयर कर रही है, और जो माँ है वो केयर कर रही है, उसमें डिफरेंस है या नहीं है। तो वेस्ट में क्या है, ये मॉडर्न सेटअप में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने जाते हैं, तो बच्चे पे ध्यान देने वाला कोई नहीं होता, तो नर्स को रख लेते हैं, किसी आया को रख लेते हैं, वो उनका केयर करती है। तो ऐसे बच्चे देखा गया है, ऐसे डेटाज हैं, ऐसे बच्चे आगे चल के बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली अनस्टेबल होते हैं, क्रूअल हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। बोले देखो हमारे माता पिता ने कुछ ध्यान नहीं रखा हमारा, तो वो भी ऐसे ही हो जाते हैं, एकदम वायलेंट तरीके से हो जाते हैं, है ना। तो वो जो मदर का केयर है वो बच्चा परसीव करता है, करेक्ट। और मदर की क्रूअलिटी जो है वो बच्चा परसीव करता है, मदर का नेग्लेक्टफुल बिहेवियर बच्चा परसीव करता है। तो इस तो वो इसीलिए वो जो चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क पी रहा है या उनकी केयर ले रहा है, उससे क्या होता है,
मेंटली स्टेबल होता है। तो किस तरह से कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है, कितना इंपॉर्टेंट ये है। तो अभी हम लोग एक गौशाला में गए थे कुछ दिन पहले भोपाल में। तो गौशाला के जो ओनर थे उन्होंने बताया, हाँ बस 2-3 मिनट और लेंगे। उन्होंने बताया कि हम अलग अलग गाय लेके आए, साहीवाल लेके आए, गिर गाय लेके आए अलग अलग जगह से। और जो गाय जब बड़ी थी उनको हम लेके आए। तो जो बड़ी गाय थी हम उनके पास में जाते अभी भी वो डरती हैं, है ना। ये कभी कभी प्रोटेस्ट करती है या अग्रेसिव हो जाती है ना। लेकिन इनके जो छोटे बच्चे हैं, चाहे बछड़े हैं या बछियां हैं जो भी हैं, उनको हम बहुत ऐसे सहलाते हैं और वो सब करते हैं। और जब वो बड़े हुए तो बड़े भी हो गए, अच्छे हट्टे कट्टे हो गए, सींग वाले हो गए, तो भी उनके पास जाते हैं वो डरते नहीं हैं। उनको गाय को ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे गले में ऐसे इनको करते हैं तो बढ़िया चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं। तो उनका जो जिन बड़ी गाय को हम लेके आए थे, उनका जो परवरिश हुआ है, उस परवरिश के कारण उनकी एक चेतना बन गई। तो उसी तरह से वो एक्ट करते हैं। लेकिन बच्चे जो थे, बछड़े थे छोटे, उनकी जो बचपन से केयर किया, तो अभी क्या होता है जब उनके साथ में जाते हैं तो दौड़ते 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 हमें चाटने लगते हैं। तो जानवर भी क्या है, ह्यूमन की कॉन्शियसनेस को परसीव कर सकते हैं। एक नेशनल जियोग्राफी में मैंने देखा था कि एक बार एक जंगल में एक शेर का बच्चा था, वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, हाथ पैर पूरे घायल हो गए। उस शेर के बच्चे को एक कपल हस्बैंड वाइफ अपने घर लेके आए और उनके लिए एक छोटा घर बनाया। उसमें उनको सब बाम लगाना, मेडिसिन लगाना, ऐसे काढ़ा देना और उनको बहुत अच्छे से केयर किया। और जब शेर थोड़ा बड़ा हो गया, मीडियम साइज का हो गया, तो उनको जू में जाके छोड़ दिया। तो वो जो कपल है, जब कुछ समय के बाद, कई सालों के बाद उस जू में जाते हैं, तो जू वाला गेट खोलता है और शेर दौड़ते 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 आता है और उस व्यक्ति को गले लगा लेता है और उसको चाटने लगता है कि इसने मुझे बचपन में इतना केयर किया था, उसने मुझे इतने सारे जख्म थे उसको हील किया था। तो वो शेर भी क्या है, वो कॉन्शियसनेस को परसीव कर रहा है कि, इसलिए एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई ऐसा खूंखार जानवर है, उसके सामने कोई निडर खड़ा है ऐसा, तो वो भी चला जाएगा। अगर कोई छतरी है, रियल छतरी है और एकदम फियरलेस तरीके से खड़ा है, तो अगर कोई खूंखार जानवर भी होगा ना, वो भी चला जाएगा। जैसे आप, मैं पहले भी एग्जांपल बताया है, आप लोग वृंदावन गए ना, वृंदावन, तो जो बंदर होते हैं, आप देखो, आप खड़े रहो, आप खड़े हैं और बंदर पास में, आप ऐसे डर रहे हैं, ऐसे डरे जा रहे हैं, होता है ना, तो बंदर समझ जाएगा, वो और झपट्टा मारेगा। होगा कि नहीं, होता है कि नहीं। और आपको, आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि बंदर है या नहीं है पता ही नहीं आपको, तो चला जाएगा बंदर, उसको समझ जाएगा ये डर रहा है मुझसे, उसके और पीछे पड़ो। और जब वो ये समझेगा कि ये तो, इसको तो पता ही नहीं मैं हूं या नहीं, तो अपना चला जाएगा। तो आप देखिए, हम आसपास के एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं और हम दूसरों को प्रभावित करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस से। तो किस तरह से वो रेसिप्रोकेशन होता। तो अभी हम इतना ही लेंगे, टाइम हो गया, आज आपका कॉलेज भी है। कल हम नेक्स्ट इसी पे लेंगे कि कैसे आसपास की चीज़ें हमें प्रभावित करती है और हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो क्या क्या हमें सावधान रखना चाहिए, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में हम हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम पहन रहे हैं, वो सब मैटर करता है। उससे हमारी ये कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है। ये बहुत ही साइंटिफिक है, रियल सेंस में साइंटिफिक। तो हरे कृष्णा। तो कुछ पूछना हो, एक आध क्वेश्चन तो पूछ लो। हाँ। तो
रोल करके तो इतने पावरफुल कि लोग उससे खींचते हैं। जैसे आप कार करते हैं आपकी जर्नी छोड़ बच गई तो ऐसे इतनी मोटी फंस गई कि वही आपको खींच लेगी, तो आप क्या करेंगे, जाल छोड़ देंगे, भाई मुझे नहीं लेना। तो अगर हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में हैं और किसी को हम प्रचार कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो हम उसको खींच लेंगे, उसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आ जाएंगे, उसको हम प्रचार करें। लेकिन हमको लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल हार्डकोर एथीस्ट है, तो बहुत ही एनिमियस व्यक्ति है, उससे हम दूर रहेंगे। तो अगर कोई सेंटली पर्सन है, अगर केवल वो सोचेगा कि मैं केवल सेंटली लोगों के साथ में रहूंगा, तो प्रचार कैसे होगा, अन्य लोग कैसे एलिवेट होंगे। तो इसीलिए हमें खुद को स्ट्रांग रखना है, और फिर जब हम दूसरों को बताएंगे, दूसरों का संग लेंगे, तो उनको एलिवेट करने का प्रयास करना। और कोई बहुत ही डिग्रेडेड है जो हमारी कॉन्शियसनेस को खींच रहा है, तो उसको हमसे रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना। क्लियर हुआ? ओके। हम्म। हाँ हाँ। अगर शिव जी के वास्तविक भक्त हैं तो वैष्णव होंगे। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी। तो अगर शिव जी के भक्त हैं वास्तव में, तो खुद भक्त होंगे, तो उनका तो संग लेना ही चाहिए। जो ऐसे राग लगाते हैं। हाँ, नहीं वो डिपेंड करेगा कि वो शिव जी को कैसे समझे हैं। अगर शिव जी को वो भगवान की तरह देख रहे हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो फिर ये नशा करना, वो लगाना, जटा रखना, वो सब करेंगे। लेकिन शिव जी को तो फिर सही है, भक्त है फिर तो वैष्णव। आप देखेंगे, इसीलिए आप शिव मंदिर में जाएं और विष्णु मंदिर में जाएं, वहाँ अलग इन्वायरमेंट होता है। आप शिव मंदिर जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा पूरी डिजायर पूरी तैर रही है हर जगह, हर कोई मांगने आता है वहाँ पर, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। लेकिन आप विष्णु मंदिर में जाएंगे, कृष्ण मंदिर में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अलग तरह के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ अलग। आप देखिए, कई लोग बोलते हैं मंदिर आते हैं तो बहुत शांति लगती है, बहुत शांत लगता है। क्यों है शांत? क्योंकि वहाँ लोग जो रह रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस उस इन्वायरमेंट में पूरा परमिएट हो रही है, उसको हम फील कर पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्शियसनेस की लिमिट क्या होती है परवेडिंग की? तो हम देखते हैं सेक्स के अंदर कॉन्शियसनेस होती है तो अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस है, तो वो एरिया बहुत छोटा है। हमारी बॉडी का जो एरिया है बहुत ज्यादा है, और दोनों में सोल का साइज सेम है, सोल सेम है। ऐसा कैसे कि कॉन्शियसनेस की हमारी लिमिट होती है? लिमिट मतलब हम माइन्यूट हैं, भगवान ऑल परवेडिंग है, तो हमारी कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी तक होती है। जैसे जो बहुत स्ट्रांग लस्टी है, तो अगर किसी वो दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा, तो उसको भी लस्टी बना देगा। और कोई स्ट्रांग डिवोटी एकदम प्योर कॉन्शियसनेस में है, तो ऐसी कोई कचड़ा वाला व्यक्ति होगा, उसको ही भक्त बना देगा। तो कितना किस स्तर की हमारी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वही पावरफुल है, बॉडी पावरफुल नहीं है। बॉडी तो डेड है। एक हाथी की बॉडी चल रही है, क्यों? सोल की वजह से। एक एक क्या है, पता है, WWF, उनकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, सोल स्ट्रांग। जब सोल निकल जाती है, तो बॉडी वहीं पड़ी हुई है। आपने कितने भी डिप्स मारी हो, कितने भी डंबल्स उठाए हो, वो बॉडी काम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सोल है, इसलिए वो पावरफुल। तो सोल में पावर है, तो सोल में अगर प्रॉपर कॉन्शियसनेस है, तो कितनी पावरफुल हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त पूरे संसार को चेंज कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, कहाँ कहाँ गए हो, और कैसे कैसे लोगों को चेंज किया उन्होंने, क्योंकि बहुत पावरफुल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये कल वाला और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। खाना, सन, कपड़े, एनवायरनमेंट कैसे हमको प्रभावित करते हैं और हम उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।